चलो तो गैसों के विसरण के बारे में पढ़ना था। हमने कहा था गैसों का जो विनिमय होगा वो विनिमय विसरण के द्वारा होगा। वो विसरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे हमने, और साथ में ये पढ़ लिया था कि जो श्वसन झिल्ली होती है वो श्वसन झिल्ली किन चीजों से मिलकर बनती है, वो अपन पढ़ चुके थे। चलिए अब बात करते हैं अपन यहाँ पर विसरण के बारे में कि विसरण कैसे होगा और कहाँ पर किस गैस का दाब कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये अपन बनाते हैं, ये क्या है, कूपिका हो गई। ठीक है, कूपिका में गैस का दाब अगर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो दाब है वो होता है 104 और CO2 का जो दाब है वो होता है 40। ठीक है, ये दाब है मिलीमीटर मरकरी में, मिलीमीटर पारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का दाब कितना है, PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है 104 और CO2 का आंशिक दाब कितना है, CO2 का आंशिक दाब है 40। अब हृदय से जो रक्त आएगा, हृदय से जो कूपिकाओं की सतह पर रक्त आएगा वो रक्त कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। कूपिकाओं की सतह पर जो आएगा वो कैसा होगा, वो होगा डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आएगा और कूपिकाओं की सतह पर गैसों का विनिमय हो जाएगा। भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया है ना, इसमें ऑक्सीजन का दाब है 40 और CO2 का दाब है 45। ये किसमें सब दाब लिख रहे हैं, मिलीमीटर मरकरी में, mm Hg में। ये रक्त कैसा है, ये रक्त जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड रक्त जब यहाँ पर आया तो रक्त में ऑक्सीजन का दाब कितना था 40, कूपिका में कितना था 104। तो ऑक्सीजन 104 से 40 की तरफ आएगी, भाई उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आएगी ना, तो ऑक्सीजन तो 104 से 40 की तरफ आएगी और इस 40 को बढ़ाकर ये 95 कर देगी। 40 बढ़ के कितना हो जाएगा, 40 बढ़ के हो जाएगा 95। दूसरा जो है CO2 का दाब अंदर कितना है, अंदर कितना है CO2 का रक्त में 45, यहाँ कितना है, तो CO2 45 से 40 की तरफ जाएगी, तो ये 45 कम हो जाएगा और ये 45 कम होकर 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ये रक्त कौन सा है, ये ऑक्सीजनेटेड है। ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब ये रक्त हृदय में आ गया वापस। ये रक्त जो है यहाँ से गया था और कहाँ पर आ गया, ये वापस से फेफड़ों से वापस से हृदय में आ जाता है। अब हृदय से कोशिकाओं में जाएगा। भाई हृदय से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हृदय पंप करेगा तो कहाँ पर जाएगा, ये कोशिकाओं में जाएगा। तो ये कोशिकाओं में गया, यहाँ पर है सेल या कोशिका। अब देखिए ये जो रक्त आ रहा है इसमें PO2 कितना है 95, PCO2 कितना है 40, यही रक्त आ रहा है ना यहाँ से। अब ये रक्त जब कोशिकाओं की सतह पर आया तो कोशिकाओं में तो CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन तो इसने किसको दे दी, कोशिका को दे दी, और CO2 जो है वो कोशिका से कहाँ आ गई, CO2 कोशिका से रक्त में आ गई। तो जब ऑक्सीजन दे दी यहाँ पर तो ऑक्सीजन का दाब कम हो गया ना, ऑक्सीजन दे दी तो ऑक्सीजन जब कोशिकाओं को दे दी तो यहाँ पर ऑक्सीजन का दाब 95 से कम हो गया 40 और CO2 आ गई इसके अंदर, तो CO2 का दाब बढ़ गया 40 से बढ़ के कितना हो गया 45। ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, जो कहाँ गया, हार्ट में, हृदय में। हृदय से कहाँ गया, कोशिकाओं की सतह पर, फिर क्या हो गया ऑक्सीजनेटेड, फिर वो ऑक्सीजनेटेड होकर हृदय में आया, हृदय ने पंप किया कहाँ गया, कोशिकाओं में, फिर डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस हृदय में। इसी तरह से चक्कर चल रहा है। तो मतलब गैसों का विनिमय यहाँ आप देख सकते हो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर लगातार हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से गैसों का विनिमय होता है। अच्छा, कुछ जगह पर तो चलिए अपन ने दाब लिख दिया यहाँ पर, इसके अलावा बाकी की जगह पर देख लेते हैं एक बार कहाँ पर क्या दाब होता है। सबको एक साथ लिखते हैं, अंतः श्वसित वायु में, फिर लिखेंगे अपन कूपिका में, फिर लिखेंगे इसके बाद कूपिका के बाद कौन से रक्त में, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब क्या बोलेंगे इसको, विऑक्सीजनीकृत रक्त में, फिर लिखेंगे अपन यहाँ पर ऑक्सीजनीकृत रक्त में, फिर लिखेंगे ऊतकों में, फिर लिखेंगे यहाँ बाह्य श्वसित वायु में। सब जगह क्या क्या दाब होता है वो अपन लिखेंगे। यहाँ पर एक तो लिखेंगे ऑक्सीजन का दाब, एक साइड लिखेंगे ऑक्सीजन, दूसरा बात करेंगे CO2 की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोनों के दाब कहां पर कितने कितने होंगे। अंतः श्वसित वायु में ऑक्सीजन का जो दाब होता है वो होता है 159 और CO2 का दाब होता है 0.3। ठीक है, कूपिका तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन का हो जाता है 104। ऑक्सीजन का कम क्यों हुआ, समझ में आया। अंतः श्वसित वायु जब गई कूपिका में तो कूपिका तक पहुंचते पहुंचते कम क्यों हो गया ऑक्सीजन का दाब, डेड स्पेस है जो 150 ml मिक्स हो गई अब इसमें, जिससे ऑक्सीजन का तो कूपिका तक पहुंचते पहुंचते कम हो गया और CO2 का क्या हो गया, CO2 का बढ़ गया। ठीक है, डीऑक्सीजनीकृत रक्त में कितना है 40 और 45, ऑक्सीजनीकृत रक्त में कितना है 95 और 40, ऊतक में कितना है, ऊतक में भी ऑक्सीजनीकृत रक्त जैसा ही है 40 और 45, इन दोनों का सेम है। बाह्य श्वसित वायु में क्या होगा, ये तो होगा यहाँ पर, ये कितना होगा, कितने जाएगी 159 पे आएगी, 112 पे जाएगी, 112 पे जाएगी और ये जाएगी अराउंड 28 के आसपास में। ये है यहाँ पर अलग अलग जगह पर गैसों का दाब, जिसमें से डायग्राम में अपन ने कौन सा पढ़ लिया, कूपिका का पढ़ा, ये ऑक्सीजनीकृत रक्त का और ऑक्सीजनीकृत रक्त का, बाकी की जगह क्या होगा वो भी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो मतलब जहाँ पर भी गैसें जाएंगी वो उच्च दाब से, आपको याद रखनी इतना होता है। ठीक है, उच्च दाब से कहाँ जाएंगी, निम्न दाब की तरफ जा रही है, और इस तरीके से एक मिनट, सॉरी ये 112 नहीं 132 है, 132 पे जाएगी। तो जहाँ पर भी वायु जाएगी वो अपने उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से गैसों का क्या होगा, विनिमय होगा। अब गैसों का विनिमय तो चलो ठीक है, अब अपन देखते हैं गैसों का परिवहन कैसे होगा। भाई गैसें ऊतक से, ये यहाँ पर ऊतक से ऊतकों से कूपिकाओं तक आई और कूपिकाओं से ऊतकों तक गई, तो ये किस माध्यम से गई रक्त में, उसकी अपन बात करेंगे। मतलब अब अपन बात किसके बारे में करेंगे, गैसों का। अब अपन गैसों के परिवहन की बात करेंगे कि गैसों का परिवहन कैसे होता है। तो गैसों का परिवहन में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन किसका, ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होगा। तो ऑक्सीजन 3% जो है वो घुलनशील अवस्था में जाती है, घुलनशील अवस्था में, घुलनशील अवस्था मतलब किसमें घुलनशील है,
3% जो ऑक्सीजन जाती है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कोशिकाओं से ऊतकों तक जाती है, वो घुलनशील अवस्था में जाती है। घुलनशील अवस्था मतलब कहां पर? इसमें घुलकर जाएगी प्लाज्मा में। बची कितनी? 97%। जो 97% बची वो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़कर जाएगी। 97% जो बची वो आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन से जुड़कर जाएगी, मतलब किस रूप में जाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, मतलब किससे जुड़कर? आरबीसी द्वारा। भाई हीमोग्लोबिन कहां होगा? आरबीसी में। तो आरबीसी के माध्यम से कितनी जाएगी? आरबीसी के माध्यम से 97%, और 3% कहां से जाएगी? प्लाज्मा में जुड़कर जाएगी। ठीक है। तो अच्छा, अब रक्त में हीमोग्लोबिन कितना होता है? रक्त में परिसंचरण तंत्र में भी पढ़ा था। 100 ml रक्त में कितना हीमोग्लोबिन है? 100 ml रक्त में कितना? 12 से लगभग 16 या 18 ग्राम, 12 से 16 ग्राम क्या है? हीमोग्लोबिन 100 मिलीलीटर रक्त में। अच्छा, एक हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन से जुड़ सकता है? एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने से जुड़ सकता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन। अगर एक हीमोग्लोबिन अणु की बात करें तो कितनी ऑक्सीजन? 4। लेकिन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात करें तो कितनी ऑक्सीजन? 1.34 ml ऑक्सीजन। तो 100 मिलीलीटर रक्त में कितनी ऑक्सीजन? 100 मिलीलीटर रक्त में बताओ कितनी ऑक्सीजन? भाई 100 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन कितना बोलो? 100 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन कितना? 12 से 16 ग्राम। 1 ग्राम कितने से जुड़ता है? 1.34 ml। तो 12 से 16 ग्राम की बात करें तो कितने से जुड़ेगा? लगभग 20 ml। भाई लगभग 20 ml ही तो होगा। 100 ml रक्त में कितनी ऑक्सीजन है ये देखना है, तो पहले 100 ml रक्त में देखिए हीमोग्लोबिन कितना है। तो 12 से 16 ग्राम। 1 ग्राम कितनी ऑक्सीजन से जुड़ता है? 1.34। तो 12 से 16 ग्राम जो है वो कितने से जुड़ेगा? वही 100 ml में होगा। लगभग 20 ml ऑक्सीजन। लगभग 20 ml आएगा, देख लो इतनी आएगा ना। तो 100 मिलीलीटर रक्त में कितनी ऑक्सीजन होती है? 20 ml। तो ये लेकिन कौन सा रक्त है? ऑक्सीजनेटेड है। ये कौन सा रक्त की बात कर रहे हैं? इस वाले ब्लड की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड की। जब ये ऊतकों में जाता है तो ये 5 ml दे देता है ऊतक को। कितनी दे देगा? वापस कितनी ले आएगा? 15। फिर टोटल कितनी लेकर जाएगा? 20। फिर 5 दे आएगा, वापस कितनी ले आएगा? 15। मतलब 20 में से केवल कितनी देता है? 5 देता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि जो 100 ml रक्त है, सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति की अगर बात करें तो सामान्य स्थिति में कितनी ऑक्सीजन ऊतकों को देता है? लेकर तो 20 जाता है, देकर कितनी आता है? 5 ml ऑक्सीजन ऊतकों को देता है। मतलब कितना प्रतिशत दिया इसने? भाई 20 ml लेकर गया था, 5 ml देकर आया, कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? 25% देकर आता है, 75% वापस ले आता है। फिर 100% लेकर जाएगा, 25 दे आएगा, 75 वापस ले आएगा। ऐसे होगा ये, लेकिन सामान्य परिस्थिति में। लेकिन बात करें अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा है, भाई जब कोई एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पर या फिर कुत्ता पीछे पड़ गया तो ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ गई ना। किसमें? कुत्ते में, इसके पीछे पड़ा उसमें? दोनों में। कुत्ते में भी तो बड़ी है, कुत्ता भी मेहनत कर रहा है, वो भी पीछे पड़ा हुआ है, तो उसमें भी तो बड़ी है ना। तो दोनों में ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन चलो अभी अपन को से मतलब नहीं है। अभी अपन आगे की बात करें तो अगर बात करें कि तनावपूर्ण स्थिति में, तनावपूर्ण स्थिति का मतलब जैसे एक्सरसाइज, वो वाला तनाव नहीं कि हम तनाव में बैठे हुए हैं, सर पेपर आने वाला है, तनाव है हमें, तो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, वो तनाव नहीं, शारीरिक तनाव की बात करें। तनावपूर्ण स्थिति में क्या होगा? ये उल्टा करेगा। क्या? 100 ml रक्त 15 ml ऑक्सीजन दे देगा, 5 वापस ले आएगा। फिर लेकर तो 20 ही जा सकता है, 15 दे देगा, 5 वापस ले आएगा। ठीक है। तो तनावपूर्ण स्थिति में अगर बात करें तो 100 ml ब्लड जो है कितनी ऑक्सीजन ऊतकों को देता है? 15 ml ऑक्सीजन जो है ये ऊतकों को देता है। कितना प्रतिशत है ये? कितना प्रतिशत? 75% दे देगा, 25% ले आएगा। फिर लेकर तो 100 जाएगा, 75 दे देगा, 25 वापस ले आएगा। बात समझ में आई? तो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है 100 मिलीलीटर, उसमें 20 मिलीलीटर होती है ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। जब वो सामान्य परिस्थिति में ऊतकों में जाता है तो 5 दे देता है, 15 ले आता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है तब अधिकतम कितनी दे सकता है? 15 दे देता है, 5 ले आता है। ठीक है, लेकर तो 20 ही जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो बात समझ में आ गई थी? ठीक है, तो ये 100 मिलीलीटर रक्त किस तरह से ऑक्सीजन देता है उसके बारे में अब अपन बात करेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन वियोजन वक्र की। अब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑक्सीजन वियोजन वक्र के बारे में। भाई ऑक्सीजन वियोजन वक्र किस किस के मध्य बनता है पहले तो ये देख लें अपन यहाँ पर। तो ऑक्सीजन वियोजन वक्र जो बनता है वो बनता है ऑक्सीजन के आंशिक दाब मतलब PO2 और ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता। किस किस के बीच में बनता है? PO2 और इस अक्ष पर क्या है? ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता। प्रतिशत संतृप्तता का मतलब क्या है? जैसे मान लो हीमोग्लोबिन, हमारे पास एक हीमोग्लोबिन का अणु है, उससे 4 ऑक्सीजन जुड़ी है, मतलब हीमोग्लोबिन कितना संतृप्त है? कितना प्रतिशत संतृप्त है? 100%। 4 जुड़ सकती है और 4 जुड़ी है तो हीमोग्लोबिन की संतृप्तता कितनी है? 100%। 3 जुड़ी है तो कितना प्रतिशत? 2 जुड़ी है तो 50%। ठीक है ना, क्योंकि 1 से 4 ही जोड़ सकते हैं तो उसके बेसिस पे बताया। 4 जुड़ी है मतलब संतृप्तता कितनी है? 100%। तो इसका जब अपन अलग अलग दाव पर अलग अलग वो आकलन करते हैं तो हमको ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जिसको अपन कहते हैं सिग्मॉइड। नहीं, एस आकार का है ना, थोड़ा सा एस आकार का है घुमा हुआ, इसलिए इसको ऑक्सीजन वियोजन वक्र कैसा होता है? ये सिग्मॉइड वक्र होता है, जो ये दिखाता है कि लगभग देखो 100% संतृप्तता। लगभग कितनी संतृप्तता हीमोग्लोबिन की? 100%। इसके लिए जो दाब चाहिए होता है ना वो लगभग होता है 104 और सारे दाब किसमें है? mmHg। मतलब अपन ऑक्सीजन को 104 दाब के साथ हीमोग्लोबिन को दें तो हीमोग्लोबिन के पास जितनी भी जगह है सब जगह से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। संतृप्तता कितनी हो जाएगी उसकी? 100%। अब देखो यहाँ पर 50% 100 की आधी यहाँ पर होगी 50%। ये लगभग है ना 50%। 50% संतृप्तता जिस दाब पर होती है वो दाब होता है 25। मतलब ऑक्सीजन हम दें कितने दाब के साथ?
25 दाब के साथ हीमोग्लोबिन आपके पास रखा हुआ है और आपने उसको ऑक्सीजन दे दी, कितने दाब से दे दी? आपने उसको ऑक्सीजन 25 के साथ दे दी, तो हीमोग्लोबिन के पास जितनी भी जगह है ऑक्सीजन के लिए उससे आधी जगह से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, उससे आधी जगह से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। तो ये 25 वाला जो कारक है ना, इसको P50 कहते हैं, इसको कहते हैं P50। अभी मैं लिखूंगा आगे, तो इतनी बात समझ में, चलो P50 को इतनी बात क्लियर हुई है कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन का दाब कैसे बढ़ाएंगे, तो हीमोग्लोबिन की संतृप्तता किस पैटर्न में बढ़ेगी, अगर उसका परीक्षण किया जाए और उसका ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, एस आकार का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं सिग्मॉइड। और इसमें ये देखा गया है कि अगर हम ऑक्सीजन को 104 दाब के साथ दे दें हीमोग्लोबिन को, तो हीमोग्लोबिन 100% संतृप्त हो जाता है, और अगर हम ऑक्सीजन का दाब 25 रखें तो हीमोग्लोबिन 50% संतृप्त हो जाता है, ठीक है ना। और बाकी के बीच वाले का मतलब नहीं है, ठीक है, इतनी क्लियर है। हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता, और जो ग्राफ बना था वो कैसा बनाया अपन ने, हमने कहा ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, सिग्मॉइड बनेगा, जहां पर 100% संतृप्तता लगभग कितने प्रेशर पे होगी, 104 पे होगी, और 50% किस पर होगी, 50% संतृप्तता किस पर होगी, 25 पर। तो इस 25 को अपन P50 कहते हैं, मैं आपको ये बता रहा था। P50 इस तरीके से लिखते हैं, P50 का मतलब है ऑक्सीजन का वह दाब जिस पर हीमोग्लोबिन की संतृप्तता, जिस पर हीमोग्लोबिन की संतृप्तता कितनी होती है, 50% होती है। ऑक्सीजन का वो दाब जिस पर हीमोग्लोबिन की संतृप्तता कितनी हो, 50% हो, उस दाब को अपन क्या कहेंगे, P50। और P50 का मान सामान्य परिस्थिति में कितना होता है, 25 mmHg। ये ऑक्सीजन का वो दाब है जिस पर हीमोग्लोबिन की संतृप्तता कितनी है, 50%। कितनी है, 50%। अगर मान लो हीमोग्लोबिन की संतृप्तता 30 दाब पर 50% हो तो P50 का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 20 पर 50% हो तो P50 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सामान्य परिस्थिति में कितना होता है, वो 25 होता है, ठीक है। अब अपन ये तो एक सामान्य वक्र है, अब अपन इसको बात करेंगे कि ये दाईं ओर विस्थापित होता है और बाईं ओर विस्थापित होता है, वो कैसे होता है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो वक्र में पहले अपन बात कर रहे हैं वक्र का दायां विस्थापन या दाईं ओर विस्थापन। वक्र जो है किस तरफ विस्थापित हो गया, वक्र जो है सामान्य परिस्थिति से हटकर ये किस तरफ चला गया, ये दाईं ओर चला गया। तो वक्र जब दाईं ओर जाता है इसका मतलब पहले अपन समझते हैं क्या होता है। देखिए ये वक्र मैंने कहा ये दाईं ओर, ये वक्र का दायां विस्थापन बना रहा हूं मैं, वक्र किस तरफ चला गया, वक्र चला गया दाईं ओर, ठीक है। सामान्य परिस्थिति वाला तो बना लिया अपन ने। अब ये वक्र का दायां विस्थापन है या दाईं ओर विस्थापन है, ये कब होगा, ये अपन पढ़ रहे हैं कि दाईं ओर वक्र कब विस्थापित होगा, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए वक्र का दाईं ओर विस्थापन का पहले तो मतलब समझे क्या है। अच्छा वक्र अगर मैं कहूं दाईं ओर विस्थापित हो गया, इसका मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन की संतृप्तता बढ़ी है या कम हुई है, हीमोग्लोबिन की संतृप्तता कम हुई है ना, क्योंकि देखो किसी भी आप पॉइंट पे देख लो, 104 पे देख लो, पहले कितना संतृप्त था, 100%, अब 100% से कम है। 25 पे पहले कितना था, 50, और अब 25 पे 50 से कम है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, दाईं ओर विस्थापन का मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन की संतृप्तता, हीमोग्लोबिन की संतृप्तता क्या हो गई है, कम हो गई है। अच्छा हीमोग्लोबिन की संतृप्तता कम हो गई है, इसका मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ी है या अलग हुई है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हुई है। अगर जुड़ती तो संतृप्तता बढ़ जाती, तो हम कहेंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटा है, इसका मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन हुआ है। क्या हुआ है, विघटन हुआ है। अब सोच समझ के बताना P50 का मान बढ़ा है या कम हुआ है, P50 का मान। अब 50% संतृप्त करने के लिए हमको दाब पहले से ज्यादा देना होगा या कम देना होगा। अब 50% संतृप्त करने के लिए दाब हमको ज्यादा देना पड़ेगा। जब भाई 100% के लिए हमको दाब ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो 50% ये है, इसका 50%, इसके लिए दाब पहले से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब P50 का मान क्या है, बढ़ गया है। सभी एक ही बात है। या तो हम बोलते हैं वक्र किस तरफ चला गया, दाईं ओर, या हम कहते हैं हीमोग्लोबिन की संतृप्तता कम हो गई, या हम कहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का से अलग हो गई, मतलब विघटन हो गया, या हम कहते हैं P50 का मान बढ़ गया। अब हमको 50% संतृप्त करने के लिए दाब पहले से ज्यादा देना होगा। इसको अपन कहते हैं, ये जो फैक्टर है, ये जो चीजें होंगी वो किन किन कारक के कारण होगी उसकी अपन बात कर रहे हैं। कौन कौन से कारक ये काम करवाएंगे, तो इनके लिए जो कारक हैं वो कारक अपन लिख रहे हैं। कौन कौन से कारक दाईं ओर विस्थापन करवाएंगे, इसको आपको ऐसे याद रखना है, CAT कैट पता है ना, और D फॉर डॉग, कैट डी से याद रखना है आपको। ये चार कारक ऐसे हैं जो दाईं ओर वक्र को विस्थापित करवाएंगे, हीमोग्लोबिन की संतृप्तता को कम करेंगे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का विघटन करेंगे, P50 के मान को बढ़ाएंगे। अब इनका मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं। C का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, CO2 का आंशिक दाब बढ़ा दो। A का मतलब एसिडिटी बढ़ा दो, अम्लीयता बढ़ा दो, वक्र दाईं तरफ आ जाएगा। T का मतलब टेम्परेचर बढ़ा दो, वक्र दाईं तरफ आ जाएगा। D का मतलब DPG या BPG बढ़ा दो। DPG होता है डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या BPG होता है बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक ही बात है, DPG या BPG कब बनता है, कोशिकीय श्वसन में बनता है। कोशिकीय श्वसन होता है ना, तब बनता है। तो अगर ये ज्यादा बनता है तब भी वक्र किस तरफ चले जाता है, दाईं ओर। CO2 ज्यादा हो जाती है तब भी वक्र किस तरफ चले जाता है, दाईं ओर। अम्लीयता ज्यादा हो जाती है तब भी वक्र किस तरफ जाता है, दाईं ओर। ताप ज्यादा हो जाता है तब भी वक्र किस तरफ जाता है, दाईं ओर। ठीक है, अम्लीयता का ज्यादा होना मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का बढ़ना, मतलब pH का कम होना, एक ही बात है ना। तो अम्लीयता बढ़ा दो या हाइड्रोजन आयन बढ़ा दो या pH कम कर दो, ये सब एक ही बात है। ठीक है, तो ये CAT कैट और D फॉर याद रहेगा। तो ये चारों कारक जो है वो वक्र को किस तरफ ले जाते हैं, दाईं तरफ। मतलब हीमोग्लोबिन की संतृप्तता को कम कर देते हैं, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन कराते हैं, मतलब P50 के मान को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक मैं आपको बता रहा हूँ बोहर प्रभाव, बोर वाला नहीं, बोर प्रभाव नहीं बता रहा हूँ ना, बोर तो के नाम जब से कर रहे हो, अब प्रभाव और बताओगे ना। देखो भैया सर भी बोल रहे हैं नालायक। तो बोहर प्रभाव क्या होता है, बोहर इफेक्ट जो होता है, ये बोहर प्रभाव जो होता है केमिस्ट्री में भी आता है। बोहर प्रभाव ये दूसरा है, वो बोर अलग करने वाले हैं, ये बोर अलग है। अलग अलग टाइप की बोरिंग होती है ना, बायो में अलग टाइप की बोरिंग होती है, केमिस्ट्री में अलग होती है, फिजिक्स में अलग होती है, कि बायो वाली बोर करना है ना। तो
बोल प्रभाव जो होता है ये पहला वाला कारक बोल प्रभाव है। मतलब बोल प्रभाव क्या कहता है कि CO2 की सांद्रता बढ़ा दो। बोल प्रभाव कहता है कि CO2 का दाब बढ़ा दो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन हो जाता है, इसको कहते हैं बोल प्रभाव। तो कुछ नया नहीं है, जो हमने पढ़ा उसका पहला वाला पॉइंट है, जिसको अलग से बोल ने दिया था इसलिए उसको क्या बोला गया, बोल इफेक्ट। ठीक है, बोल प्रभाव कहा गया कि CO2 जब हम बढ़ा देते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होता है, बोले विघटन हो जाता है, इसको बोल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो राइट शिफ्ट समझ में आ गई आपको कि वक्र दाईं तरफ कैसे जाएगा, क्लियर है? अभी दायां गया था, कहां ले जाए? चलो अब बाईं तरफ ले जाते हैं, ये लो बाईं तरफ, ये हो गया इसका बायां विस्थापन। बाईं और विस्थापन गया, बायां विस्थापन जिसको कहेंगे। बाईं और विस्थापन का मतलब क्या हुआ, संतृप्तता बढ़ी या कम हुई? तो बाईं और विस्थापन अगर हो गया इसका मतलब क्या है, संतृप्तता बढ़ गई ना। देखो पहले 104 पे 100% था, अब 100% 104 से बहुत कम पे आ गया। पहले 50% 25 पे था, अब देखो ये 50% 25 से कम पे आ गया। तो मतलब बाईं और विस्थापन का मतलब क्या हुआ, हीमोग्लोबिन की संतृप्तता क्या हो गई, हीमोग्लोबिन की संतृप्तता बढ़ गई ना। मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ी होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का संश्लेषण हुआ होगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ी है मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है ना। P50 का मान क्या हो गया, पहले 50% संतृप्त करने के लिए दाब 25 लगता था, अब 25 से कम में ही 50% संतृप्त हो जाएगा। मतलब 50% संतृप्त करने के लिए जो दाब चाहिए उसी को P50 कहते हैं। तो क्या हो गया, कम हो गया। P50 क्या हो गया, कम हो गया। अब कौन से ऐसे कारक हैं जो ये काम करवाएंगे, तो वही सेम कारक है, कारक सेम है, बस कम कर दो। PCO2 को कम कर दो, या बोल दो PO2 को बढ़ा दो, एसिडिटी को, एसिडिटी अम्लता को कम कर दो, टेम्परेचर को कम कर दो, DPG BPG कम कर दो, तो बाईं तरफ विस्थापित हो जाएगा। ठीक है ना। तो वही जो दाईं तरफ करते थे उनमें से कोई भी कारक अगर कम होगा तो वक्र जो है वो बाईं ओर विस्थापित हो जाएगा। अच्छा, इसमें अपन ये कह सकते हैं जब हीमोग्लोबिन की संतृप्तता कम हो रही है तो P50 बढ़ रहा है, और जब हीमोग्लोबिन की संतृप्तता बढ़ रही है तो P50 कम हो रहा है। मतलब P50 जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती है हीमोग्लोबिन की संतृप्तता के। P50 हीमोग्लोबिन की संतृप्तता के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखो यहाँ पर बात ये है कि जो अपन ने पहले सामान्य वक्र बनाया था, सामान्य वक्र अपन ने किस किस के बीच में बनाया था, ऑक्सीजन का आंशिक दाब और हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता। ठीक है, सामान्य वक्र जो ये बीच वाला है। अब ये सामान्य वक्र तो ये बनता है। अब कुछ कारक ऐसे होते हैं जो इसको दाईं ओर विस्थापित कर देते हैं, कुछ कारक ऐसे होते हैं जो इनको बाईं ओर विस्थापित कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन की संतृप्तता, ये जगह इसलिए छोड़ी थी मैंने, हीमोग्लोबिन की संतृप्तता का निर्धारण करने वाला, हीमोग्लोबिन की संतृप्तता का निर्धारण करने वाला प्रारंभिक कारक कौन सा है, प्राथमिक कारक बोलिए, सॉरी प्रारंभिक नहीं, प्राथमिक कारक कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, CO2 है, ऑक्सीजन है, अम्लता है, DPG है, क्या है बताओ। हीमोग्लोबिन की संतृप्तता को निर्धारित करने वाला प्राथमिक कारक कौन सा है, प्राथमिक कारक है ऑक्सीजन। प्राथमिक कारक तो ऑक्सीजन ही है, तभी तो वक्र अपन ऑक्सीजन और संतृप्तता के बीच में बनाते हैं। CO2 होती तो वक्र अपन CO2 और संतृप्तता के लिए बनाते हैं। भाई CO2 तो उसको कम या ज्यादा करवा सकती है, अम्लता उसको कम या ज्यादा करवा सकती है, लेकिन प्राथमिक कारक तो खुद क्या है, खुद ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये वाली लाइन एक इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में भी ऐसी लिखी है, और इस लाइन पे देखा, हालांकि क्वेश्चन तो पूरे ग्राफ पे आए, बहुत आए हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इस लाइन पर भी क्वेश्चन आया। तो प्राथमिक कारक खुद क्या होगी, ऑक्सीजन। अपने पढ़ाई को कंफ्यूज हो जाते हैं कि CO2 भी पढ़ा था, अम्लता भी पढ़ी थी, DPG भी पढ़ा था, टेम्परेचर भी पढ़ा था, ऑक्सीजन भी पढ़ी थी, किसको आंसर दें, तो भाई खुद ऑक्सीजन है प्राथमिक कारक। तभी ग्राफ किसके बीच में बना है, ऑक्सीजन और प्रतिशत संतृप्तता। बाकी के कारक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, दाईं ओर विस्थापित कर दिया मतलब कम कर दिया, बाईं ओर कर दिया मतलब बढ़ा दिया। ठीक है, बात क्लियर नहीं, चलो ठीक है। अब देखते हैं अपन यहाँ पर भ्रूणीय अवस्था में, जो भ्रूणीय अवस्था होती है, भ्रूणीय अवस्था के लिए वक्र किस तरफ जाएगा, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, भ्रूणीय अवस्था का हीमोग्लोबिन अलग होता है, आपको पता है, ये पढ़ा था परिसंचरण तंत्र। वयस्क के हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा होती है, भ्रूणीय अवस्था में 2 अल्फा 2 गामा होती है। तो अब ये गामा जो है ना, ये गामा श्रृंखला वाला जो हीमोग्लोबिन होता है, जो भ्रूण में होता है, ये DPG से जल्दी नहीं जुड़ता। मतलब इस पर DPG का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता। किसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, DPG का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता। तो बताओ वक्र बाईं तरफ जाएगा या दाईं तरफ, वक्र किस तरफ जाएगा, दाईं तरफ, बाईं तरफ। ये जैसे वयस्क का हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो अपन HbA लिख देते हैं, A मतलब एडल्ट का। और भ्रूणीय अवस्था का हीमोग्लोबिन जो होगा ना, क्योंकि इस पर DPG का प्रभाव नहीं पड़ता ज्यादा, और DPG वक्र को कहां ले जाता है, DPG वक्र को दाईं ओर ले जाता है, तो इस पर DPG का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो वक्र देखो, DPG का जब सामान्य प्रभाव पड़ता है तो वक्र ये बनता है। देखना, DPG तो हमेशा होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं से आ गया। DPG का सामान्य प्रभाव होता है तो वक्र ये बनता है, DPG ज्यादा हो जाता है तो वक्र ये बनता है, DPG कम हो जाता है तो वक्र ये बनता है। तो यहाँ एक तरह से DPG कमी तो है, क्योंकि इस पर DPG का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब सामान्य से भी कम प्रभाव पड़ता है। तो मतलब वक्र किस तरफ बनेगा, बाईं तरफ। इसलिए जो भ्रूणीय अवस्था का हीमोग्लोबिन है उसके लिए जो वक्र बनता है वो किस तरफ बनता है, बाईं ओर। HbF लिखते हैं, HbF मतलब फीटल हीमोग्लोबिन, फीटस का हीमोग्लोबिन, और A मतलब एडल्ट का हीमोग्लोबिन। तो भ्रूणीय अवस्था में वक्र किस तरफ जाता है, वक्र जो है वो वक्र बाईं ओर विस्थापित होता है। भ्रूणीय अवस्था में वक्र बाईं ओर विस्थापित होता है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर DPG का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, DPG से जुड़ने की टेंडेंसी उसमें होती ही नहीं। तो इस कारण से वक्र संतृप्तता जल्दी आ जाती है हीमोग्लोबिन की, क्योंकि DPG का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और DPG संतृप्तता कम करता है, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वक्र किस तरफ जाएगा, बाईं तरफ ही जाएगा। ठीक है, बात क्लियर नहीं। चलिए अब बात करते हैं इसमें मायोग्लोबिन के केस में। अब अपन बात करते हैं किसमें, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मतलब पेशियों का हीमोग्लोबिन। भाई पेशियों के हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन। जो हम पेशियों में पढ़ते हैं वो हीमोग्लोबिन सामान्य हीमोग्लोबिन से अलग होता है। जैसे सामान्य हीमोग्लोबिन में कितने आयरन होते हैं,
सामान्य हीमोग्लोबिन में कितने आयरन होते हैं? 4 होते हैं, इसमें 1 होता है। तो इसकी ऑक्सीजन से जुड़ने की प्रवृत्ति भी अलग होती है, वो इस तरह से नहीं होती सिग्मॉइड। इसके लिए वक्र बनाए ना अगर अपन मायोग्लोबिन के लिए तो ऐसा बनता है हाइपरबोला, क्या बोलते हैं, अतिपरवलयाकार, कुछ इस तरह से बनता है। तो मायोग्लोबिन के लिए वक्र सिग्मॉइड नहीं बनेगा, कैसे बनेगा? इसके लिए वक्र कैसा बनता है? हाइपरबोला बनता है, अतिपरवलयाकार बनता है। और ये वक्र कैसे बना, वो सारा जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो उससे देखा गया कि अलग अलग दाव देकर देखा गया और पॉइंट रखे गए तो उससे वक्र बनाए गए, ठीक है। तो मायोग्लोबिन के लिए जब बनाया गया तो कैसा पैटर्न आया उसका? अतिपरवलयाकार। और हीमोग्लोबिन के लिए जब बनाया गया तो कैसा आया? सिग्मॉइड पैटर्न बना उसका, ठीक है। तो मायोग्लोबिन के लिए क्या बनेगा? अतिपरवलयाकार। अच्छा, अब इसमें CO विषाक्तता की बात करते हैं थोड़ी सी। CO विषाक्तता, सॉरी, CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब ज्यादा हो जाती है तो आदमी मर जाता है, ऐसा होता है ना? सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना तो आप सुन लो, आपको सुना है? ठीक। तो होता क्या, जैसे कि आपने कई बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, अगर आप आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो कि ठंड का समय था, एक कमरे में 7-8-10 लोग सो रहे थे। हाँ, तो अब दरवाजे खिड़की बंद है, मतलब कोई वेंटिलेशन ऐसा नहीं है, और अंदर जो है जल रहा, आग वगैरह जल रही है, कमरे को गर्म कर रही है। तो उस कमरे में क्या है? आग जल रही थी, कमरा गर्म रखने के लिए वो चिमनी जलाते हैं ना, तो वो जल रही थी उस कमरे में। तो हुआ क्या कि सुबह सारे लोग मरे हुए मिले। तो सुबह सारे लोग क्या हुआ? मरे हुए क्यों मिले? देखो उसमें आग नहीं लगी थी ना, और जल रही थी तो आग लग गई होगी, आग नहीं लगी थी। हुआ क्या? देखो, जो जल रही थी अंदर, आग जल रही थी जो, उसमें क्या था? देखो, जब कार्बन, उससे क्या बन रहा था? उससे बन रहा था कार्बन। जब तक कमरे में ऑक्सीजन पर्याप्त थी तब तक कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना रही थी? CO2। और CO2 विषाक्त नहीं होती थी। लेकिन हुआ क्या, जब ऑक्सीजन कम होने लगी तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होने लगी, और क्या बनने लगी? अब बनने लगी कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रवृत्ति हीमोग्लोबिन से जुड़ने की ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 गुना ज्यादा होती है। मतलब जब फेफड़ों में कार्बन मोनोऑक्साइड जाने लगेगी तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को नहीं जुड़ने देगी, पहले खुद जुड़ेगी, और खुद जुड़ती है, स्थायी रूप से जुड़ती है, वो जल्दी से अलग नहीं होती। तो अब क्या हुआ, जिसकी जगह पर ऑक्सीजन जुड़ रही थी, धीरे धीरे वहां से क्या जुड़ने लगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और अब जब एक लिमिट से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गई तो ऑक्सीजन एक लिमिट से ज्यादा कम हो गई, तो उस व्यक्ति की क्या हुई? मृत्यु हो गई। और क्योंकि वो नींद में था तो पहले तो बेहोश हो गया, पता नहीं चला, ठीक है। नींद में अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है तो व्यक्ति क्या होता है? बेहोश हो जाता है, पता नहीं चलता, ठीक है। और बेहोश हो गया तो मर गया, तो ये चीज हो जाती है। तो बेहोश हो गया तो मर गया। वो बप्पी लहरी का केस नहीं सुना था? बप्पी लहरी का सुना है ना? बप्पी लहरी की डेथ हो गई थी, उनको स्लीप एपनिया था। एक्चुअली स्लीप एपनिया एक डिसऑर्डर होती है इसी की, जिसमें सोते समय बीच बीच में सांस रुक जाती है। जब व्यक्ति सो जाता है उसके बाद बीच बीच में सांस रुक जाती है, लेकिन वो 2-5 सेकंड के लिए होता है। लेकिन कई बार ये ज्यादा लंबा चल गया ना, तो सांस रुक गई, नींद में पता नहीं चला, व्यक्ति क्या हो गया? बेहोश हो जाता है, उसके बाद मर जाता है। जो बप्पी लहरी वाला केस था वो यही था, स्लीप एपनिया वाला था। हाँ, तो CO विषाक्तता की चलो बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये क्या बनाती है? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और ये कैसा है? जो तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है, स्थायी यौगिक होता है। जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, वो तो अस्थायी यौगिक बनाती है, अलग भी हो जाती है। भाई कूपिका की सतह पर जाएगी तो अलग हो जाएगी, CO2 जुड़ जाएगी, वो सॉरी कूपिका की सतह पर जाएगी, CO2 अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, उत्पो की सतह पर ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, CO2 जुड़ जाएगी। ये सब अस्थायी सी होती है। लेकिन CO एक बार जुड़ जाए तो आसानी से अलग नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसकी प्रवृत्ति ऑक्सीजन से जुड़ने की बहुत ज्यादा है। कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की प्रवृत्ति ऑक्सीजन की तुलना में, अपन एक एवरेज लिख देते हैं, 250 गुना ज्यादा है, 250 गुना अधिक है। तो अब भाई 250 गुना अधिक है तो पहले तो ये हो जाएगी, और जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता। इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता कहते हैं। और इस स्थिति में वक्र बाईं ओर जाता है, ये ध्यान रखना। इस स्थिति में वक्र किस तरफ जाता है? बाईं ओर। दाईं ओर नहीं जाएगा, कहां जाएगा? बाईं ओर विस्थापित होता है। तो ये आप डायरेक्ट चाहते हो भी याद रख लो, वक्र किस तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता आए तो वक्र किस तरफ विस्थापित होगा? वक्र बाईं ओर विस्थापन होता है। ये था पूरा ऑक्सीजन का परिवहन, यहाँ पर खत्म हो गया ऑक्सीजन का परिवहन। इसके बाद आएगा CO2 का परिवहन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के परिवहन की बात समझ में आ गई। तो ये जो ऑक्सीजन वियोजन वक्र था, ये ऑक्सीजन परिवहन का अनुभाग था, ये सब जो अभी तक चल रहा था।